नमस्कार मित्रों। सोशलॉजी बेहतर दीक्षित चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। जी हाँ, 1931 से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, नेतृत्व प्रदान करने के लिए आरक्षण की मांग चल रही है। सबसे पहले सरोजिनी नायडू ने बात की थी 1931 में, लेकिन उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हम सभी जानते हैं कि हमारा देश, भारतीय समाज पितृसत्तात्मक सत्ता वाला है। जनजाति समाज में कुछ जगह जरूर मातृसत्तात्मक सत्ता है, लेकिन पितृसत्तात्मक सोच, पितृसत्तात्मक सत्ता के कारण महिलाओं को सिर्फ घर तक ही सीमित कर दिया गया। 1940 के आसपास, 40 के दशक में फेमिनिज्म की बाढ़ आई, नारीवादी आंदोलन हुए। उन नारीवादी आंदोलनों ने महिलाओं को मुखर किया। स्वतंत्रता संग्राम में हमारे यहाँ बहुत सी महिलाओं ने बढ़ चढ़ के गांधी जी, नरम दल और गरम दल के साथ भाग लिया। देश आज़ाद हुआ। आज़ाद देश में संविधान बना, लेकिन सभी को समान अवसर की बात की है, सभी के साथ समानता और किसी भी प्रकार के भेदभाव की बात ना हो, हमारा संविधान कहता है। लेकिन हम देखते हैं 47 से लेके आज तक, मैं आज तक की बात कर रहा हूँ, अभी भी महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। उनके साथ में किसी भी प्रकार से समानता का व्यवहार नहीं होता। महिलाएं सक्षम हैं। आप देखेंगे घर, व्यापार, बिजनेस, ऑफिस, अभी इसरो में, सब जगह महिलाओं की भागीदारी बहुत बढ़ चढ़ के महिलाएं भाग ले रही हैं। फिल्म इंडस्ट्री हो, न्यूज़ एंकर तो मैक्सिमम महिलाएं हैं और सब अपनी जिम्मेदारी के साथ अपने कार्य का निर्वहन कर रही हैं। 1931 में जो आग लगी थी, 72 में फिर महिला आरक्षण की बात हुई, लेकिन उसको दबा दिया गया। तब देश की प्रधानमंत्री महिला थी। फिर 88 में इस पर चर्चा हुई और तत्कालीन प्रधानमंत्री ने पंचायतों में संशोधन करके 33% आरक्षण के साथ महिलाओं को संविधान के 73वें संशोधन के माध्यम से आरक्षण प्रदान किया। सिर्फ नगरीय निकाय और पंचायतों में ही आरक्षण था। 1991 में जो संविधान का 73वां संशोधन हुआ, उसमें 33% आरक्षण था। फिर मध्य प्रदेश सरकार ने सबसे पहले पंचायती राज लागू किया और बाद में इसमें अमेंडमेंट करके 50% पंचायती राज और नगरीय निकाय में आरक्षण की बात की। उम्मीद थी कि पंचायतों में और नगरीय निकाय में महिला आरक्षण मिला है तो बाकी जगह भी मिलेगा, लेकिन आप देखिए कितनी विडंबना है। तत्कालीन प्रधानमंत्री देवेगौड़ा की सरकार ने 1996 में महिला आरक्षण बिल सदन में रखा। इसके बाद 98 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई। उन्होंने 2003 तक 4 बार इस बिल को रखा। 2003 में मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, लेकिन उन्होंने इस बिल को नहीं रखा और 2008 में उन्होंने इस बिल को प्रस्तुत किया। लेकिन संविधान के अनुरूप बिल रखा जा रहा था, लेकिन हमारे यहाँ के कुछ राजनीतिक दल, जिसमें समाजवादी पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड है, कम्युनिस्ट हैं और भी कई हैं, इनका कहना था इसमें SC, ST और OBC महिलाओं को अलग से, बोले आप जो महिला आरक्षण दे रहे हैं इसमें उनका स्थान भी सुरक्षित करिए, खाली आरक्षण मत दीजिए, इसमें उनके लिए अलग से प्रावधान करिए। और जब तक तो इतना शर्मनाक हादसा हुआ कि बिल फाड़ के फेंक दिए गए, संविधान सभा के मजाक उड़ाया गया संविधान का, बोले अनुरूप नहीं है बिल और हम इसको पारित नहीं होने देंगे। इसके बाद 2014 में उन्हें नए प्रधानमंत्री आए, मोदी जी, और तब से वो करते 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 कि हम महिला आरक्षण देंगे, महिला आरक्षण देंगे, और अभी 2 दिन पहले इसको प्रस्तुत किया। कल लोकसभा में ऐतिहासिक जीत के साथ ये बिल पास हुआ। 454 वोट इसके पक्ष में और 2 AIM के ओवैसी की पार्टी के ओवैसी जी और उनके एक साथी सांसद ने वोट नहीं दिया, उन्होंने इसके विरोध में वोट दिया। और न्यूज़ तो ये भी बता रही है कि कुछ महिला सांसद भी एब्सेंट रही, प्रमुख महिला सांसदें एब्सेंट रहीं, वोटिंग के समय थी नहीं। खैर जो भी हो, 454 पक्ष में और 2 विपक्ष में,
बिल पारित हो गया, आज राज्यसभा में रखा जाएगा, आज राज्यसभा में उस पर बहस होगी 2 दिन। इसके बाद देश की सर्वोच्च राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की मुहर लग जाएगी। लेकिन अभी भी देखिए, कल जो लोकसभा में बहस हुई, बिल को पारित करने के लिए सभी दल सहमत हैं, 2 भर नहीं थे, एक ही दल मात्र नहीं था, उसकी तो कोई वजह भी नहीं है, वो तो बेतुकी बात कर रहे हैं और उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ा 2 लोगों के विरोध में देने से। अब आप सोचिए कि 2 लोगों ने विरोध में दिया, यानी 99.99% फेवर में थे, 100% अभी भी नहीं है। जब अभी भी 100% फेवर में नहीं है, समर्थन में नहीं है, तो आप सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक पैंच और है, अगर आप लोगों ने समाचार पत्र पढ़े होंगे, टीवी चैनल देखे होंगे, तो लोकसभा में जो बहस हुई, अधिकांश बड़े बड़े दलों के नेताओं ने बिल का समर्थन किया, लेकिन आपत्ति ये लगाई कि इसमें ओबीसी के लिए विशेष प्रावधान किए जाएं, ओबीसी के लिए स्थान अलग से आरक्षण किया जाए, एससी के लिए अलग किया जाए, एसटी के लिए अलग किया जाए, और ओबीसी जी तो कह रहे थे मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण किया जाए। अब देखिए, अगर एक बिल पास हो रहा है, महिलाओं को स्थान मिल रहा है, तो उसमें आप अड़ंगेबाजी कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं आप समर्थन दे के भी विरोध कर रहे हैं। एक कहावत है कि 2 चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, ना तो आप हंस सकते हैं एक साथ, ना ही मुंह फुला सकते हैं। ये वही है, कुछ दल हमारे हंस भी रहे हैं और मुंह भी फुलाए हुए हैं, तो ये संभव नहीं है कि मुंह फुलाओ और हंसो एक साथ, संभव नहीं है। यहाँ पे सत्ताधारी दल नरेंद्र मोदी जी ने वाहवाही लूटी कि हमने पारित करा दिया, लेकिन उन्होंने भी कैसे पारित कराया वही जानते हैं। अगर वो सच्चे मन से पारित करना चाहते हैं और महिलाओं को देना चाहते हैं, मध्य प्रदेश में तो शिवराज जी ने लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, ये सारी योजनाएं करके वो कह रहे हैं मैं महिलाओं के हूँ, पुरुषों को नहीं, महिलाओं को सबसे ज़्यादा स्थान दूंगा। तो अभी जो 39 सीट बीजेपी ने खाली डिक्लेयर की है 220 में से, बाकी उनकी जो बकाया हैं, तो 220 सीट का अगर आप एवरेज निकालें तो 33% के हिसाब से 76 सीट जो होती हैं महिलाओं की होती हैं, तो बीजेपी को 76 सीट पे महिला प्रत्याशी उतारने चाहिए। हर जिले में आप दे दीजिए, आप जब होगा, लेकिन आप पार्टी स्वतंत्र है, उसमें कोई परिसीमन की जरूरत नहीं है, उसमें जनगणना की जरूरत नहीं है। जो कहा जा रहा है ना, जनगणना होगा, परिसीमन होगा, पता नहीं कब होगी जनगणना, कब होगा परिसीमन। अभी तो आप अपने दल में, कांग्रेस भी 220 में से 76 सीट महिलाओं को दे दे, बीजेपी 76 सीट महिलाओं को दे दे, और आप पार्टी जो कह रही है हम 220 प्रत्याशी उतारेंगे, वो भी 76 महिलाओं को दे दे। फिर देखिए, इसी तरह राजस्थान में होना चाहिए और इसी तरह से छत्तीसगढ़ में, और 2024 के चुनाव में भी ठीक यही होना चाहिए। 183 सीट जो है महिलाओं को दी जाए। संविधान पारित होगा, बनेगा, परिसीमन होगा, जनगणना होगी, तब होगी। आप अभी तो राजनीतिक दल अपने स्तर में कर सकते हैं, और सभी राजनीतिक दलों को और जितने भी संगठन हैं, सामाजिक संगठन, इनको भी अपने पोर्टफोलियो में 33% महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 33% हो, स्टेट कार्यकारिणी में हो, नगर कार्यकारिणी में हो, कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, स्टेट कार्यकारिणी और नगर, सभी जगह 33% महिलाओं को दिया जाए। महिलाओं को आरक्षण देने से लोग कह रहे होगा क्या? देखिए, महिलाएं जितना अच्छे तरीके से बजट बनाती हैं, आपने देखा होगा कोरोना काल में महिलाओं के बनाए हुए बजट के कारण ही अधिकांशतः घर सुरक्षित रहे। सुरक्षा करती हैं, केयरिंग करती हैं, देखभाल करती हैं, घर की, घर परिवार, बच्चे, पति और पूरे समाज की देखभाल, केयरिंग महिलाएं करती हैं। अगर इनके हाथ में नेतृत्व भी आएगा, लीडरशिप भी अगर इनको देगी, तो मैनेजमेंट की गुरु हैं, आपके सामाजिक कार्यों की गुरु हैं, शैक्षणिक क्षेत्रों में गुरु हैं। अब लीडरशिप में भी अगर इनको स्थान मिलता है, तो लीडरशिप में भी ये गुरु बनेंगी। और देश में आप देखेंगे जहाँ जहाँ महिला मुख्यमंत्री हुई हैं, और राष्ट्रपति तो प्रतिभा पाटिल जी और द्रौपदी मुर्मू जी को हम देख ही रहे हैं, उनका कार्यकाल कितना अच्छा है। बहुत सी, कुछ लोग कह रहे हैं कुछ गिनी चुनी महिलाएं आएंगी और परिवारवाद को बढ़ावा मिलेगा। जितने भी हमारे यहाँ के नेता हैं, वो अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे, अपनी पत्नी, अपनी बहन ला देंगे। ठीक है, लाएंगे तो उनमें कम से कम निखार तो होगा। राबड़ी देवी ने भी मुख्यमंत्री का कार्यकाल चलाया था, ठीक है, आप उनमें कोई आरोप नहीं लगा सकते कि उन्होंने कोई गलत किया। सुषमा स्वराज, राबड़ी देवी, ममता बनर्जी, उमा भारती, ये सारी महिलाएं देखिए
जुझारू हैं। अभी पिछले 3 बजट तो आपके निर्मला सीतारमन ने दिए ही हैं, और देश का बजट और इकोनॉमी निरंतर बढ़ती जा रही है। न्यूज़ एंकर देख लीजिए आप, कॉलेजों में, स्कूल में अधिकतर अगर हम देखें तो जितने भी हैं शिक्षक, उसमें 70% महिलाएं हैं। और विश्वविद्यालयों के, अभी जबलपुर यूनिवर्सिटी का 5 अक्टूबर को दीक्षांत समारोह होने वाला है। दीक्षांत समारोह में जितने भी पदक बढ़ते हैं, स्वर्ण पदक, अगर 100 पदक किसी भी विश्वविद्यालय में बांटे जाते हैं दीक्षांत समारोह में, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप एवरेज देख लीजिए, मैंने कई जगह देखा है कि 70 पदक महिलाओं को, सर्वोच्च प्रावीणता में महिलाएं ही आती हैं। तो जो इतनी सक्षम है, जुझारू हैं, उनको अगर नेतृत्व में भी हम आगे लाएंगे तो देश हमारा आगे बढ़ेगा। इसलिए महिला आरक्षण बिल जो पास हुआ, उसमें सभी महिलाओं को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। सरकार को भी बधाई कि आपने एक नेक काम किया। लेकिन ये जो 2023 के राज्यों के, 3 राज्यों के चुनाव हैं, 2024 के चुनाव, इसमें जनसंख्या और परिसीमन के चकड़े में ना पड़ के, पछड़े में नहीं पड़िए आप, और दे दीजिए। आप देखिए, विधानसभा और लोकसभा का परिदृश्य बदल जाएगा, और वहाँ पे विकास आप देखिए किस तरीके से होगा। नमस्कार, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।